नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत शौर्यम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, संस्कृत के हर प्रतियोगी परीक्षाओं, संस्कृत के एजुकेशनल नॉलेज तथा विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों के संस्कृत पाठ्यक्रम से संबंधित वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें। मित्रों, संस्कृतम पठत आधुनिकम भवत इस ध्येय के साथ आइए हम कुछ नया सीख लेते हैं। आज हम महाकवि कालिदास के जीवन परिचय पे आज चर्चा करेंगे। महाकवि कालिदास के जीवन के एक एक पहलू को लेकर के सभी ग्रंथों का हमने अध्ययन करके सबका सार आज हम आपके सामने लेकर के उपस्थित हैं, क्योंकि सभी ग्रंथों को पढ़ना उपलब्ध करना आज के प्रतियोगी परीक्षा के लिए संभव नहीं है, सभी किताबों को खरीदना संभव नहीं है। इसलिए हम सभी आज लगभग जो मुख्य मुख्य ग्रंथ हैं सबका हम अध्ययन करने के बाद उनका एक सार लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हैं, जिससे कि महाकवि कालिदास के जीवन परिचय पे सभी बिंदुओं को प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से आपको प्रश्न प्राप्त हो सकें, आप परीक्षा में सॉल्व कर सकें, एक अच्छा स्कोर कर सके परीक्षा में। संस्कृत की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपको यह वीडियो आपको इम्पोर्टेंट होगा। आप संस्कृत महाकवि कालिदास के एक एक जीवन परिचय के एक एक बिंदुओं को लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हैं। तो आइए, आप इसी प्रकार से हम संस्कृत के हर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अलग अलग वीडियो लेकर के हम आपके सामने उपस्थित होते हैं। यदि आप वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं, सभी वीडियो को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब एवं लाइक करने से क्या होता है कि कंप्यूटर यूट्यूब पूरा के पूरा एल्गोरिथम पे काम करता है। यह एल्गोरिथम जैसे ही आप लाइक करेंगे आपको अगला ऑप्शन देता है। जैसे कि आप यूट्यूब इत्यादि पर आप लिखते हैं तो एक अक्षर लिखेंगे, ई लिखेंगे तो इंग्लिश बनकर आ जाता है, ENG लिखेंगे तो SN लिखेंगे तो संस्कृत बनकर आ जाता है। तो ये पूरा एल्गोरिथम पे काम करता है। जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, लाइक कर लेते हैं, तो आप एल्गोरिथम के माध्यम से जितने भी वीडियो होते हैं सब आपको प्राप्त होने लगते हैं। तो आइए, हम आशा हो कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब एवं लाइक कर लिए होंगे। तो चलिए हम एक एक महाकवि कालिदास के जीवन परिचय के एक ही बिंदुओं को लेकर के चलते हैं। आप पूरा वीडियो देखें, आपको महाकवि कालिदास के जीवन परिचय से हर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे यहाँ पर। चलिए आइए, हम एक एक वीडियो लेकर के चलते हैं। महाकवि कालिदास के स्थित काल के विषय में लगभग 4 मत प्राप्त होते हैं। कौन कौन? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत, गुप्तकालीन मत, द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व का मत तथा प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का मत। आज मुख्य 4 मत विद्वानों में प्रचलित है। ये 4 मत आज के युग में विद्वानों में प्रचलित हैं। इन चारों मतों में विद्वानों द्वारा ईसा पूर्व का प्रथम शताब्दी को कालिदास का अस्तित्व मानना अधिकतर संगत तथा भारतीय परंपरा के अनुकूल समझा गया है। इन चारों में से जो ईसा पूर्व का प्रथम है वह महाकवि कालिदास के स्थित काल अधिकतर संगत और भारतीय परंपरा के अनुकूल समझा गया कि सभी विद्वानों ने इसी पर अपना मुहर लगाया है, क्योंकि महाकवि कालिदास एक संस्कृत साहित्य के जगमगाते हुए रत्न हैं। इनकी संस्कृत साहित्य में आज इनकी एक अलग प्रतिष्ठा है। पूरा के पूरा संस्कृत वाङ्मय आज इन्हीं के नाम से जाना जाता है। तो इनका समय हमेशा निर्विवाद रहा। आज तक कोई प्रमाणिक सामग्री नहीं है। सभी अपने अनुमान के माध्यम से विद्वानों ने अपना मत दिया है। कोई इनके जीवन परिचय पे कोई प्रमाणिक हमें सामग्री नहीं मिलती है। जितने भी विद्वानों ने लिखा वह सिर्फ अनुमान के माध्यम से लिखा है। कोई प्रमाणिक सामग्री इनके जीवन परिचय पर नहीं मिलती है। इसी प्रकार ईसा पूर्व के प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में विद्वानों ने सबसे अधिक मत उन्हीं पर लगाया है, प्रथम ईसा पूर्व पे। इस प्रकार से यदि परीक्षा में आप पूछता है महाकवि कालिदास का स्थित काल, तो आप प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व ही लगाएं। 4 विकल्प दिया है तो सबसे सटीक जो क्वेश्चन होगा वह ईसा पूर्व का प्रथम शताब्दी ही काल होगा। महाकवि, कुछ विद्वानों ने महाकवि कालिदास का उपनाम बंदरू भी मानते हैं। बदरू, यह आप महर्षि किताब देखेंगे अधिकतर आपको कुछ विद्वान ने ही माना, सबको नहीं में। इनका उपनाम क्या है? बंदरू है। वीवी मिरासी का मंतव्य है कि महाकवि कालिदास एक ब्राह्मण थे। यह एक विदेशी लेखक हैं। वीवी मिरासी का मंतव्य है कि यह महाकवि कालिदास एक ब्राह्मण थे, क्योंकि उनके आज विदेशी जो भी अध्ययन करते हैं वो प्रमाणिक होता है। प्रमाण हम आप लोग को जो प्रमाण का आधार है हम उन्हीं लोग को मानते हैं। तो जो भी आधार होता है, यदि हम वीवी मिरासी का मंतव्य है तो ये निश्चित रूप से उन्होंने कोई अध्ययन किया होगा, कोई प्रमाणिक सामग्री दिया होगा। परीक्षा में सिर्फ आपसे इसी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसके मत में महाकवि कालिदास ब्राह्मण थे। तो वीवी मिरासी के उनका मंतव्य है कि वो महाकवि कालिदास एक ब्राह्मण थे।
महाकवि कालिदास के ग्रंथों को देखने से यह ज्ञात होता है कि महाकवि कालिदास शिव भक्त तथा शैव वंश के थे। सभी आप ग्रंथों के, महाकवि कालिदास के सभी ग्रंथों का भी अध्ययन करते हैं तो देखेंगे, अभिज्ञान शाकुंतलम का देख लीजिए, 8 रूपों का वर्णन करते शिव की स्तुति की गई है। तो यहाँ पर आप सभी बिंदुओं को देखेंगे तो महाग्रंथों को अध्ययन करने से आप ज्ञात होगा। आप रघुवंशम दे दीजिए, वाग अर्था वे संपृक्तो वाग अर्थ प्रतिपत्ते, वहाँ पर भी महाकवि कालिदास शिव की स्तुति कर रहे हैं, पार्वती का। तो इस प्रकार देखेंगे तो महाकवि कालिदास शिव भक्त तथा शैव वंश के थे। स्थित काल के समान ही महाकवि कालिदास के जन्म स्थान के विषय में विद्वानों में मतैक है, कोई एक मत नहीं है। जिस प्रकार स्थित काल के विषय में महाकवि कालिदास के कोई एक मत प्रमाणिक नहीं है, उसी प्रकार जन्म स्थान के विषय में विद्वानों में मतैक है, एक मत में कोई नहीं है, सब में मतभेद है। कुछ विद्वान कश्मीर का मानते हैं, कुछ बंगाल तथा कुछ उज्जैनी में इनका जन्म स्थान मानते हैं, किंतु उज्जैनी को अधिक मान्यता प्राप्त की गई है। विद्वानों ने उज्जैनी पर सबसे अधिक मुहर लगाया है। सभी विद्वानों ने लगभग उज्जैनी को इनको प्रमाणिक जन्म स्थान माना है। महाकवि कालिदास के विषय में बहुत किंवदंतियां प्रचलित हैं। प्रथम किंवदंती के अनुसार वह महामूर्ख थे। प्रथम किंवदंती जो इनमें महाकवि कालिदास के विषय में बहुत किंवदंतियां प्रचलित हैं, किंतु प्रथम किंवदंती के अनुसार वह महामूर्ख थे। महामूर्ख होने के कारण, महाकवि कालिदास महामूर्ख थे। महामूर्ख होने के कारण संयोगवश राजपुत्री विद्युत्तमा से शास्त्रार्थ में पराजित पंडितों ने, जब महाकवि कालिदास मूर्ख थे तो पंडितों ने राजपुत्री विद्युत्तमा जो शारदानंद की जो पुत्री है, उनसे पंडितों ने शास्त्रार्थ में पराजित हो गया। पराजित होने के बाद उन्होंने एक मन बना करके, खिन्न होकर के उनको उसका एक षड्यंत्र के माध्यम से उनका विद्युत्तमा का विवाह जो उनका महामूर्ख से करने का षड्यंत्र रचा गया, जिसके फलस्वरूप उनका विवाह शारदानंद की पुत्री विद्युत्तमा से करा दिया गया। ये सब पंडितों के षड्यंत्र के कारण महाकवि कालिदास का विवाह विद्युत्तमा से शास्त्रार्थ के माध्यम से करा दिया गया। वो इस प्रकार वहाँ मूर्ख की स्थिति में, तो इस प्रकार यह जो उनकी मूर्खता को जानकर पत्नी ने, जब मूर्ख से शादी करा दी गई, तब मूर्खता को जानकर पत्नी ने इन्हें अपमानित कर घर से निकाल दिया। पत्नी से अपमानित होकर के एक कालिदास के काली देवी के शरण में जाकर के उपासनोपरांत जब इन्होंने विद्युत्तमा, एक कहावत है कि विद्युत्तमा ने उष्ट उठ करने पर एक किंवदंतियां हैं कि यहाँ मित्रों आपके प्रतियोगी परीक्षा से कोई संबंध नहीं है। जान लें कि कहाँ पर क्या स्थिति हुई, ये आप प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित है। पूरा कहानी जानने को हो तो आप ग्रंथों का अध्ययन करें। यहाँ पर हम आपको शॉर्टकट में बताते जा रहे हैं, जिससे कि प्रतियोगी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। पत्नी से अपमानित होकर के काली देवी के शरण में जाकर के उन्होंने उपासनोपरांत विद्या प्राप्त कर अपने घर कालिदास ने कहा, आने पर कालिदास ने कहा, अनावृतम कपाटम द्वार देहि। जब वहां से अपमानित होकर के निकले तो काली के, ये पूछा जाता क्वेश्चन कि महाकवि कालिदास को कहाँ से वरदान मिला था, तो किसके उपासनोपरांत मिला था, तो काली देवी के उपासनोपरांत उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो जब उनको ज्ञान हो गया, ज्ञान होने के बाद जब वो घर पे आए तो बोले, अनावृतम कपाटम द्वार देहि, द्वार के पटों को खोलो, ऐसा उन्होंने कहा। इसके उत्तर में विद्युत्तमा ने कहती है कि अस्त कश्चित वाग विशेष, वो क्या वाणी में कुछ विशिष्टता आ गई, ऐसा उन्होंने उत्तर प्रत्युत्तर किया जा रहा है कि उसी पर अस्त कश्चित वाग विशेष, कालिदास के कहने पर विद्युत्तमा ने अस्त कश्चित वाग विशेष, ऐसा क्या वाणी में विशिष्टता आ गई, इस प्रकार का व्यवहार किया। जब ऐसा व्यवहार कालिदास ने किया, कालिदास के उत्तर पे कि अस्त कश्चित वाग क्या विशेषता आ गई, तो विद्युत्तमा की इन 3 उक्तियों पर, अस्त कश्चित वाग विशेष पर महाकवि कालिदास ने 3 शब्दों को लेकर 3 महान कृतियों की रचना की। अस्ति से कुमार संभवम, कश्चित से मेघदूतम, वाग से रघुवंश, इन 3 महत्वपूर्ण महान कृतियों का महाकवि कालिदास ने रचना की। ये प्रथम किंवदंती है। द्वितीय किंवदंती है के अनुसार वह विक्रम संवत के संस्थापक राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में माने जाते हैं। तृतीय किंवदंती महाकवि कालिदास के जीवन से संबंधित मानी गई है, जिसके अनुसार उनका संबंध लंका के राजा कुमारदास से बताया गया है। कहा जाता है कि कुमारदास
ने एक वेश्या को एक समस्या दी जिसकी पूर्ति करने पर उसे प्रचुर धन प्राप्ति प्रदान करने का वादा किया गया था। ये कौन? हाँ, तृतीय किंवदंती के अनुसार लंका का राजा कुमारदास ने ऐसा किया था। वह वेश्या ने प्रचुर धन प्राप्त करने का वादा किया था। इसी के कारण वह धन प्राप्ति करने के लिए वह चली गई। जब धन प्राप्ति की वह समस्या इस प्रकार थी कि कमलोत्पत्ति श्रुते न च दृश्यते, इस प्रकार से जब ये समस्या उत्पन्न हुई, वह समस्या जब प्रकट हुई, उस समस्या को वेश्या ने हल करने के लिए रसमर्मज्ञ महाकवि कालिदास उस वेश्या के यहाँ जब पहुंचे तो उसने कालिदास को राजा कुमारदास द्वारा दी गई समस्या प्रस्तुत की। कवि ने बड़ी सहजता से उस समस्या की पूर्ति इस प्रकार कर दी। बाले तो मुखाभोजे कथमिंदे वरद्वयम, समस्या की पूर्ति हो जाने पर स्वर्ण राशि को लेव के वशीभूत होकर के उस वेश्या ने महाकवि कालिदास की हत्या करवा दी। इस प्रकार से यह तृतीय किंवदंती प्राप्त होती है। चतुर्थ किंवदंती के अनुसार वह राजा भोज के आश्रित कवि माने जाते हैं। वसुतः धारा के राजा भोज का आश्रित कवि परिमल था। इसका अपार नाम पद्मगुप्त था। उसकी पत्नी सुंदर शैली महाकवि कालिदास से मिलती जुलती थी, अतः उसे कालिदास या परिमल कालिदास की उपाधि दी गई। भ्रमवश परिमल को वास्तविक कालिदास समझ लिया गया। कालिदास नहीं थे, लेकिन वास्तविक कालिदास समझ लिया गया। कालिदास के ग्रंथों के विषय में भी विद्वानों में मतभेद रहा है, क्योंकि संस्कृत साहित्य में कालिदास के नाम में कई कालिदास संस्कृत साहित्य में प्राप्त होते हैं। राजशेखर को ऐसे 3 कालिदास का ज्ञान था। राजशेखर ने अपने ग्रंथ में इन ऐसे 3 कालिदास का नाम लिया था। अतः उन्होंने कहा, एकोपि जीयते हंता कालिदासो न केनचित्, श्रृंगारे ललितोदगारे कालिदास त्रयी किमु। माने उनको राजशेखर को 3 कवि संस्कृत साहित्य में प्राप्त हो रहे थे। संप्रति कालिदास के नाम से लगभग 41 रचनाएं संस्कृत साहित्य में प्रचलित हैं। कालिदास के नाम से संस्कृत साहित्य में कुल 41 रचनाएं प्रचलित हैं, किंतु विद्वत समाज में निर्विवाद रूप से 7 रचनाएं ही कालिदास के नाम से प्रसिद्ध हैं। 41 रचनाएं संप्रति चल रही हैं, किंतु विद्वत समाज में निर्विवाद रूप से 7 ही रचनाएं महाकवि कालिदास के नाम से प्रसिद्ध हैं। महाकाव्य के रूप में 2 महाकाव्य हैं। पहला रघुवंशम महाकाव्य और कुमार संभवम महाकाव्य, 2 महाकाव्य हैं। खंड काव्य में मेघदूतम खंड काव्य है, गीत काव्यम ऋतु संहारम गीत काव्य है, और नाटक 3 नाटक अद्भुत नाटक हैं। मालविकाग्निमित्रम, विक्रमो वर्षियम और अभिज्ञान शाकुंतलम। ये महाकवि कालिदास की 7 रचनाओं में आप इन्हों अध्ययन कर लें। क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाकवि कालिदास के कितने महाकाव्य हैं, कितने खंड काव्य हैं, कितने गीत काव्य हैं, कितने नाटक हैं। तो इस प्रकार से आप जान लें, महाकवि कालिदास के 2 महाकाव्य हैं। एक खंड का मेघदूतम है, दूसरा एक गीत काव्य है, और 3 नाटक हैं। महाकवि कालिदास का प्रिय छंद आर्या, उपजाति और अनुष्टुप है, तथा प्रिय अलंकार उपमा है। ये वैदर्भी रीति और प्रसाद गुण के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। महाकवि कालिदास अधिकतर वैदर्भी रीति और प्रसाद गुण के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इन्हें श्रृंगार रस का कवि भी माना जाता है। ये श्रृंगारिस कवि हैं। श्रृंगार रस का काव्य इनका अधिकतर काव्य इनके श्रृंगार रस में ही है। इस प्रकार इन्हें श्रृंगार रस का कवि माना जाता है। ध्वन्यात्मक शैली के रचनाकार में सिद्धस्थ हैं। अधिकतर ध्वन्यात्मक ध्वनि व्यंग्यात्मक काव्य लिखते हैं। इनकी रचनाओं में अधिकतर व्यंग्य रूपी काव्य हैं। तो ध्वन्यात्मक शैली के चमत्कार के सिद्धस्थ कवि हैं महाकवि कालिदास। महाकवि कालिदास की उपाधियां की यदि बात करें तो महाकवि कालिदास की उपाधि है दीप शिखा। क्वेश्चन मित्रों, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर प्रतियोगी परीक्षा में इसे क्वेश्चन पूछा जाता है। दीप शिखा, रघुकार, कवि कुलगुरु कालिदास, कविता कामनी विलास, उपमा कालिदास आदि प्रसिद्ध इनकी उपाधियां हैं। इससे क्वेश्चन किया जाता है। इनकी महत्वपूर्ण उपाधियां हैं जिससे अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन किए जाते हैं। महाकवि कालिदास अपूर्व शब्द शिल्पी एवं व्यंजना व्यापार के महापंडित हैं।
आपको पहले ही बता दिए थे कि ध्वन्यात्मक शैली के सिद्धांत हैं। तो जो जहाँ ध्वन्यात्मकता होगी वहाँ व्यंजना भी होगी। व्यंजना व्यापार के महापंडित हैं। कवि समाज में कालिदास निर्वाध रूप से ज्योति पिंडों की विकसित रश्मियों के प्रकाश में एक ऐसे शक्तिमत ज्योतिपुंज हैं जिनकी दिव्याभा से दिक् प्रांतर पूरी दिशाएं जगमगा रही हैं। इनकी रचनाओं से संस्कृत साहित्य समृद्ध हुआ, स्वर्णयुग हुआ। आज महाकवि कालिदास की इन रचनाओं को देखें तो आज पूरा संस्कृतमय इनकी ज्योतिमय पुंज से जगमगा रहा है। महाकवि कालिदास के सभी नाटकों की कथा वस्तु प्रेम मूलक है। महाकवि कालिदास जितने तीनों नाटक हैं, तीनों नाटकों की सभी कथा वस्तु प्रेम मूलक है। मालविकाग्निमित्रम में प्रतिकूल परिस्थिति में अंतःपुर में प्रस्फुरित यौन सुलभ प्रेम का वर्णन है। विक्रमोर्वशीयम में प्रेमिका के विरह में प्रेमी को पागल बना देने वाली उद्दाम वासना से उत्पन्न प्रेम का चित्रण किया गया है विक्रमोर्वशीयम में। अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक अद्भुत नाटक है, इस नाटक में वासनाजन्य प्रेम, इसमें वासनाजन्य प्रेम की विरह कठोर ज्वाला में, वासनाजन्य प्रेम विरह की कठोर ज्वाला में तप कर विशुद्ध एवं अभिनंदनीय स्वरूप को प्राप्त प्रेम चित्रित किया गया है। यह एक अपने में प्रेम पर महाकवि कालिदास के जितनी सभी तीनों नाटक कथा वस्तु प्रेम मूलक हैं और तीनों प्रेम मूलाओं को किस प्रेम की किस डगर पे जाती है प्रेम कथा और किस स्थिति पे अपने पे तपती है, तीनों का हमने पूरा निचोड़ आपके सामने रख दिया है। मित्रों, यह प्रश्न आपको कभी मिलेगा ही नहीं। जिस ये सूक्ष्म अध्ययन बड़े बड़े इंटरव्यू में साक्षात्कार में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तीनों नाटकों का जो तुलनात्मक विशेषता पूछी जाती है मित्रों, आप बता नहीं पाएंगे कि यह तीनों क्वेश्चन यदि आपको तीनों नाटक में सबसे बड़ी विशेषता जो प्रेम मूलक है, सबसे बड़ी विशेषता इसी 3 पॉइंट पे है। महाकवि कालिदास की पूरी विशेषता देखें तो ये तीनों नाटक में आपको झलकती किस स्थिति में तीनों में प्रेम का वर्णन है और तीनों प्रेम किस प्रकार से होता है आप देखेंगे तो ये महाकवि कालिदास के तीनों नाटकों का एक निचोड़ हम आपके सामने रखे हैं कि किस प्रकार से तीनों नाटकों के अलग कर सकते हैं। यदि आप किसी साक्षात्कार में किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है साक्षात्कार में कि महाकवि कालिदास के तीनों नाटकों की क्या विशेषता है, तो आप इसे बता करके आप स्पष्ट कर सकते हैं कि तीनों में क्या विशेषता है। महाकवि कालिदास के 7 रचनाओं में से सोचिए, महाकवि कालिदास के 7 रचनाओं में से 3 रचनाएं लघुत्रयी के अंतर्गत आती हैं। कितनी अद्भुत है, कोई इनके टक्कर का कोई लघुत्रयी में कोई ग्रंथ नहीं आया। महाकवि कालिदास के तीनों रचनाएं हैं वो लघुत्रयी के अंतर्गत आती हैं। वह रघुवंशम है, मल्लिन रघुवंशम, इस रघुवंशम एक रघुवंशम रचना है महाकाव्य महाकवि कालिदास को लघुत्रयी के अंतर्गत आता है, जिसमें मल्लिनाथ 14वीं शताब्दी में इन्होंने, मल्लिनाथ कवि हैं जो 14वीं शताब्दी में संजीवनी नामक टीका लिखा था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रघुवंशम में मल्लिनाथ की टीका का क्या नाम है, संजीवनी टीका है। मल्लिनाथ 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। दूसरा कुमार संभवम पे मल्लिनाथ की जो टीका है वह संजीवनी टीका है और मेघदूतम पर भी मल्लिनाथ की संजीवनी टीका। इस प्रकार लघुत्रयी पे महाकवि कालिदास की तीनों रचनाएं लघुत्रयी के अंतर्गत आती हैं, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम। और तीनों रचनाओं में 14वीं शताब्दी के मल्लिनाथ जो संजीवनी नामक टीका लिखा है तीनों रचनाओं पर। अब मित्रों हम आपको एक एक जो महाकवि कालिदास की एक एक रचनाएं हैं आप उस पर सामान्यतः परिचय देते चलेंगे, जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट है। पहला जो नाटक है मालविकाग्निमित्रम। मालविकाग्निमित्रम में 5 अंक हैं। नायक अग्निमित्रम, धी ललित है, नायिका मालविका है, विदूषक गौतम। विदूषक मालविकाग्निमित्रम का जो विदूषक है वो कौन है, गौतम है। इसमें 2 उपनायिका है, धरणी और इरावती। क्वेश्चन पूछा जाता है मित्रों मालविकाग्निमित्रम में कुल कितनी उपनायिका हैं, 2 नायिका, धरणी और इरावती। विशेषता नाट्य कला का अंकुरण होना। महाकवि कालिदास इसमें नाट्य कला का अंकुरण हो रहा है, विकसित नहीं हुआ, विकसित जाकर विज्ञान शाकुंतलम में विकसित होता है। यहाँ पर मालविकाग्निमित्रम में महाकवि कालिदास का नाट्य का अंकुरण होना, एक राष्ट्र कवि का व्यक्तित्व अनुस्यूत होना। यहाँ पर एक राष्ट्र कवि का व्यक्तित्व यहाँ निखर रहा है, किसमें, मालविकाग्निमित्रम में। यथार्थ दृष्टि वहाँ पे महाकवि कालिदास की यथार्थ दृष्टि इस मालविकाग्निमित्रम में दिखती है। यथार्थ भूतार्थवादिता, मालविका में नायिका का एक स्त्री नहीं है, मालविका में नायिका एक स्त्री नहीं है,
नायक के लिए स्वाद बदलने हेतु मछली मात्र है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मालविकाग्निमित्रम में नायिका एक स्त्री नहीं बल्कि नायक के लिए स्वाद बदलने की एक मछली मात्र है। ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है मित्रों। यह एक सूक्ष्म है, सबसे बड़ी विशेषता यही है मालविकाग्निमित्रम की। विक्रमोर्वशीयम विक्रमोर्वशीयम जो है मालविकाग्निमित्रम के बाद दूसरी जो नाटक है विक्रमोर्वशीयम है। इसमें 5 अंक है, विधा त्रोटक है। वो नाटक था, ये त्रोटक है। विधा भी पूछता है तो विक्रमोर्वशीयम क्या है? त्रोटक है, नाटक नहीं है। यह उपरूपक में आता है, रूपक में नहीं, ये उपरूपक में आता है। रूपक में नाटक आता है और त्रोटक ये तो उपरूपक में आते हैं। नायक पूर्वा है, नायिका वर्षी, उपनायिका अवसीनरी क्या है? अवसीनरी उपनायिका है। विशेषता इसमें कमनीय कल्पनाओं और सुकुमार भावों के साथ ओजस्विता और पराक्रम का सार्थक योग प्रस्तुत करता है। इसमें कमनीय कल्पनाओं, सुकुमार भावों के साथ साथ ओजस्विता और पराक्रम का सार्थक योग प्रस्तुत करता है। अगला जो है रघुवंशम, एक महाकाव्य है। इस रघुवंशम में कुल 19 सर्ग हैं। इसकी काव्य विधा जो है महाकाव्य है। नायक दिलीप, रघु, अजो, दशरथ, रामादि अनेक इसमें राजा हैं। सभी राजाएं इसमें नायक के रूप में हैं, किन सभी धीरोदात्त प्रकृति के नायक हैं। सभी जितने भी यहाँ दिए गए हैं सब धीरोदात्त प्रकृति के नायक हैं, किंतु मुख्य रूप से राम जो धीरोदात्त नायक हैं। यहाँ मुख्य रूप से राम ही नायक हैं और धीरोदात्त के रूप में हैं। रस इसमें वीर रस है। रघुवंशम का जो रस है वो वीर है। इसमें 22 छंदों का प्रयोग किया गया है। प्रमुख उपजाति है, जो 22 छंद प्रयोग किया गया उसमें से जो प्रमुख छंद है वो क्या है? उपजाति है। अलंकार, अनुप्रास और उपमा। शब्दालंकार की बात करें, अलंकार में इन्होंने रघुवंशम में शब्दालंकार की प्रधानता दिया है। शब्दालंकार में अनुप्रास अलंकार और अर्थालंकार में उपमा अलंकार, इन दोनों का विशेषता है। इन्होंने दोनों शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों में से एक एक अलंकार को प्रधान माना है। अनुप्रास को शब्दालंकार और अर्थालंकार के दृष्टि से उपमा। शैली, महाकवि कालिदास की जो शैली है वो वैदर्भी शैली है। कौन सी शैली है? वैदर्भी शैली है। इनमें 31 राजाओं का वर्णन है। कितने राजाओं का वर्णन है इसमें? 31 राजाओं का इसमें वर्णन किया गया है। इस प्रकार से मित्रों महाकवि कालिदास के जीवन परिचय तथा ग्रंथों को लेकर के हमने प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से एक एक बिंदुओं पर हमने चर्चा कर लिया है। आपको स्वभावतः समझ में आ गया होगा। आपको एक एक बिंदु आप नोट्स बना लें। एक इससे क्वेश्चन आपको किसी प्रतियोगी परीक्षा में इससे महाकवि कालिदास के जीवन परिचय से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं इससे अधिक क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। आप इसको नोट्स बना लें, लिख लें, आप इसको स्मरण कर लें। हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर हम प्रस्तुत कर दिए हैं। धन्यवाद मित्रों।